अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के साहबजादों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर जो रिएक्शन आ रहा है, जो इसका एक नैरेटिव बना है, यूँ कहिए कि वो अब संभाले नहीं जा रहा और इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का दबाव जो है वो आ चुका है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके बाद भी इसीलिए बोंगियाँ जो हैं अब इनकी कंटिन्यू हैं। आज मुराद सईद साहब का एक वीडियो पैगाम आया, उसको भी डिस्कस करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू, जिसमें नए सूबे और 27वीं तरमीम के हवाले से जो बातें हैं उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर आज जज अतर मिनल्ला साहब काफ़ी कुछ कह गए एक तकरीब में। तो ये तमाम चीज़ें आज इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के भांजों और अलीमा खान साहिबा के साहबजादों के हवाले से जो गिरफ्तारियां की गई और जिस अंदाज से गिरफ्तारियां की गई, उसके ऊपर एक शदीद रद्द अमल आया। ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान उठा, मीडिया पर इसके ऊपर खूब बात हुई, हुकूमत बिल्कुल इसके ऊपर आंसर लेस नज़र आई, कोई जवाब नहीं था उनके पास, बिल्कुल इसको दिफा नहीं कर पा रहे थे। और जो हुकूमत के हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो भी ऐसे लग रहा था कि हाथ खड़े कर चुके हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि इस गिरफ्तारी का क्या जवाब पेश करें, किस तरह का बहाना बनाया जाए कि इसको कोई लीगल कवर मिल सके या इसका कोई अखलाकी कवर मिल सके। तो किसी के हाथ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक बंदा जिसका ताल्लुक भी नहीं है किसी सारे वाक़े से, और वो उस वक्त मौजूद भी नहीं था वहाँ पर, चित्राल में वो बैठा हुआ है, उसकी तमाम एविडेंसेस उसकी टाइमलाइन पर मौजूद हैं, और आप उसको उठा के ले आए हैं जी 2 साल के बाद अचानक से कि जनाब इसने 9 मई में कोई कार्रवाई की थी, और उसके बाद जिस अंदाज से फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक बैकलैश इसका आया है। और मैं आपको ये आज बता रही हूँ कि ये हुकूमत ने एक इतना बड़ा ब्लंडर किया है। ये जिसने भी फैसला किया है, ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वाकई वो कहते हैं ना कि जब आपकी अल्लाह ताला की तरफ से कोई लिख दी जाती है ना किस्मत में ज़िल्लत, तो फिर अल्लाह ताला कोई लठ नहीं मारता, वो आपकी मत मार देता है। तो वही हाल है कि इनकी मत्ती मारी गई है। इसलिए इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि ये जो काम करते हैं, जो ये स्टेप उठाने जा रहे हैं, हर स्टेप पहले से ज़्यादा घटिया भी होता है और पहले से ज़्यादा इनके लिए रुसवाई और ज़िल्लत का बाइस भी बनता है। ये भी इसी किस्म का कारनामा है जो इन्होंने किया है। और उसके बाद फिर एक दिन में एक बेटा और अगले ही दिन दूसरा बेटा। अब इससे ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की क्या और मिसाल होगी कि 2 सालों के बाद अचानक आपको ख्वाब आता है और आप उठते हैं और आप धड़ाधड़ धड़ल किसी के घर में दाखिल होते हैं, दनदनाते हुए, फलांगते हुए, और उसके बाद दोनों बच्चों को आप उठा के ले आते हैं और फिर रिमांड भी दे देते हैं बग़ैर किसी वाज़े एविडेंस के। तो ये एक इस तरह की चीज़ है कि कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब इस सारी बात के बाद जो थू थू हुई, तो अब उसको समेटा कैसे जाए, अब ये एक परेशानी थी। मेरा तो ख्याल है टाउटों ने भी जाके कहा होगा कि जनाब क्यों हमें जलील करवा रहे हैं इस तरह शोज़ में जाके, हम इनके ऊपर अब क्या बात करें। तो फिर इसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी कोई हिकमत अमली बनाई जाए, कोई नैरेटिव बनाया जाए। उस चक्कर में इन्होंने किया क्या है कि जनाब एक वीडियो जारी की गई। इस वीडियो में काट पीट के कुछ मुख्तलिफ शॉट्स जो हैं उनको जोड़कर साबित ये करने की कोशिश की गई कि जी 9 मई में शेर शाह भी और शारेज़ भी, दोनों बेटे जो हैं अलीमा खान साहिबा के, वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा रहे या उसमें शिरकत की। और इस सिलसिले में जो इन्होंने शारेज़ की एक वीडियो साथ में अटैच की हुई है कि वो सड़क पर जा रहे हैं, पीटीआई का उन्होंने मफलर जो है वो पहना हुआ है, अलीमा खान साहिबा भी साथ चल रही हैं, तो वो अगर आप वीडियो देखें, और उसके बाद फिर 9 मई की वीडियो अटैच कर दी साथ, जो कोई आग लगी हुई है, फिर साथ में वीडियो अटैच कर दी है हसन नियाज़ी की, जिसमें वो गाड़ी पे खड़े हुए तकरीर कर रहे हैं और उनके साथ शेर शाह वहाँ पे मौजूद है। तो शेर शाह गाड़ी पर उनके साथ मौजूद थे एक मौके पर कहीं। तो ये तो पहले भी किसी ने डिनाई नहीं किया था, लेकिन क्या किसी के साथ गाड़ी पर मौजूद होने का मतलब ये है कि वो मुजरिम है? अगर ऐसा है तो फिर अंदलीब अब्बास भी मुजरिम होंगी, क्योंकि खदीजा शाह जिस गाड़ी में मौजूद थी उसमें अंदलीब अब्बास भी मौजूद थी। लेकिन खदीजा शाह ने तो जेल भुगती और अभी भी उनका ट्रायल चल रहा है। लेकिन अंदलीब अब्बास साहिबा कहाँ है? उनका क्यों ट्रायल नहीं चल रहा? अगर एक गाड़ी पर मौजूद होना
जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है, तो फिर ये जुर्म तो अंदलीब अब्बास पे भी बनता है, तो फिर वो क्यों आज़ाद घूम रही हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आप इससे तो नहीं साबित कर सकते, और अगर आपको शक था कि इन्होंने भी कोई कार्रवाई की थी, तो फिर इस सूरत में आपको 2 साल तक कोई होश नहीं आया। जब वो बंदा मुख्तलिफ जगहों पर नज़र भी आता रहा, आता जाता भी रहा, मुल्क से भी आए हुए उसको काफ़ी देर हो गई, फिर भी आपको ख्याल नहीं आया कि ये मफरूर है। अब अचानक आपको पता चला कि ये है, और इस तरह की फिर वीडियो काट पीट के जोड़ी गई, जिसमें शारेज़ को भी दिखाया जा रहा है। अब शारेज़ वाली वीडियो की हकीकत तो 1 सेकंड में ही खुल गई, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। पता ये चला कि कान्हा वाला जलसा जो 2024 में पीटीआई ने किया था, उस जलसे में शारेज़ ने शिरकत की थी अपनी फैमिली के साथ, और वो उस जलसे में जाते हुए, रास्ते से गुजरते हुए की एक वीडियो है जिसमें वो लोग 2-3 लोग मिलके इस तरह से जा रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स, और वो वीडियो का उतना सा पार्ट काट के उसको 9 मई वाले वीडियो के साथ इस तरह जोड़ा कि जैसे ये 9 मई पे निकले हुए हैं बाहर और वो कोई एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जब वो कंप्लीट वीडियो सोशल मीडिया से निकाली गई तो उसकी जो डेट है वो सामने आ रही थी, और वो मुतादिद लोगों के पास थी, क्योंकि जलसा था तो हर कोई वहाँ पे कवरेज के लिए आया हुआ था। खुद उन्होंने भी वीडियोस बनाई होंगी जो जा रहे होते हैं जलसे वगैरह पे, और बहुत से रिपोर्टर्स ने भी वीडियोस बनाई हुई थी, उन्होंने भी अपनी वीडियोस शेयर कर दी कि ये देखें जी, ये तो हमारी कान्हा जलसे की वीडियो है, और ये तो 2024 की वीडियो है, और ये शारेज़ तो उस जलसे में जा रहा था, तो ये 9 मई है ही नहीं है जिसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो झूठ के पाँव तो होते नहीं हैं, तो इस वजह से वो 1 सेकंड में भेद खुल गया। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस अंदाज से एक ही वीडियो बना के जारी की गई, फिर उसके बाद पूरे मामले के ऊपर एक ही तरह के टिकर्स, एक ही तरह के अल्फाज के साथ तमाम टीवी चैनल्स को हुक्मनामा भेजा गया कि जैसे सब ने एक साथ ही उसको पोर्ट्रे करना है कि जी देखें ये कितने बड़े दहशतगर्द थे अलीमा खान के दोनों बेटे, और अब जी हाथ आ गए हैं और इनको बड़ा सही पकड़ा है। तो जस्ट उस पूरी कार्रवाई को जो इन्होंने 2 दिन पहले की, उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने ये पूरे का पूरा एक ड्रामा किया और सब को जो है एक जैसे टिकर्स भेज दिया। अब मतलब है कि आपकी अकल काम करती है कि हर न्यूज़ रूम में अलग एडिटर बैठे होते हैं, अलग न्यूज़ रूम के लोग होते हैं जो एक स्टोरी पे काम करते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स शेयर करते हैं, और आगे फिर जो स्टोरी है वो ऊपर जो है वो प्ले होती है उसमें पीसीआर में जाकर सारा कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि ये हो सकता है कि जो बंदा समा पे बैठा है, जो ARY पे बैठा है, जो जियो पे बैठा है, सब एक ही तरीके से सोच रहे हैं और सबके अल्फाज तक भी सेम ही होते हैं उस स्टोरी के हवाले से। तो आप इन तमाम चीज़ों से 2 मिनट में पकड़ सकते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। असल में जस्ट ये पूरे जो मामले को कवर अप करने के लिए, ये इस तरीके से संगीन सी उसको वारदात दिखाने के लिए ये पूरी वीडियो भी बनाई गई, और इस तरीके से उसके ऊपर जो है वो पूरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना के भी चलाई गई। और फिर यहाँ तक बात नहीं ख़त्म हुई, उसके बाद क्या होता है कि जनाब हसन अय्यूब साहब आज़ाद डिजिटल चैनल पर बैठकर मज़ीद इंकशाफात का सिलसिला खोलते हैं और बताते हैं कि जनाब ये जो शारेज़ साहब हैं, चूँकि इनके ऊपर आपको पता है कि लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि भाई एक एथलीट बंदा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, पाकिस्तान का झंडा उठा के सीने पे सजा के खड़ा है, और आप लोग उसको हथकड़ियाँ बना के लेके आए। तो जब शर्म साहब इस बात पे दिला रहे थे तो उन्होंने कहा अब इसको कैसे कवर करें, तो उसको कवर करने के लिए मैदान में उतारा गया जनाब हसन अय्यूब साहब को, जिनको जो है ना ख़ास इसमें मलका हासिल है कि किस तरह से जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा करना है। तो ये साहब तशरीफ़ लाते हैं आज़ाद डिजिटल के ऊपर, और वहाँ पर आकर ये इरशाद फरमाते हैं कि जनाब ये जो शारेज़ हैं अलीमा खान साहिबा के साहबजादे, जिनको आप बड़ा हीरो समझ रहे हैं, इनके ऊपर तो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। और वो बताते हैं कि इल्ज़ामात ये हैं कि जनाब ये समद नामी शख्स के थ्रू इंडिया के चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवाते हैं, उनको लाइन्स सारी शारेज़ देते हैं समद को, और समद जो है वो इंडिया के चैनल्स पर अपीयर होते हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ख़तरनाक काम है जो कि शारेज़ कर रहे थे, और इससे पता चलता है कि भाई ये तो बड़ा कोई बंदा गद्दार किस्म का है जो यहाँ बैठ के इंडिया के चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवा रहा है, और ये सब कुछ वो समद नामी शख्स के थ्रू जो है वो कारनामा अंजाम दे रहा है। अब मतलब इन लोगों की मेंटल लेवल का और सतही किस्म की गुफ्तगू का आप अंदाज़ा लगाइए कि अब इन लोगों को और कुछ समझ नहीं आए कि लोग इस बात के ऊपर शर्म दिला रहे हैं कि यार एक एथलीट जो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, अब उसकी गिरफ्तारी को कैसे कवर अप करें, तो लिहाजा उसके ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा दो कि जनाब ये तो मुहिब्बे वतन है ही नहीं आप जिसको समझ रहे हैं।
वो एक घटियापन के हर किसी को बस गद्दार साबित कर दो। तो जनाब ये वाला बयानिया लेके मंजन लेके आ गए मार्केट में कि चलो जी ये वाला मंजन बेचते हैं कि ये ना। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पहली बात तो ये कि कोई भी शख्स अगर इंडियन चैनल पे अपीयर होता है अपनी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो सिर्फ किसी चैनल पे अपीयर होने से ही वो आप ये कहेंगे कि जनाब वो पाकिस्तान का हामी नहीं है या वो पाकिस्तान मुखालिफ शख्स है। कल को मुझे भी कोई इंडियन चैनल अप्रोच कर सकता है कि भाई आप आएँ अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना वर्जन दें, तो क्या मैं पाकिस्तान मुखालिफ साबित हो जाऊंगी? बहुत से इंडियन सहाफ़ी जो हैं वो भी आते हैं पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर आके अपना वर्जन देने के लिए, कई दफ़ा आते रहे हैं। तो क्या वो सारे जो हैं वो इंडिया के लोग उन्हें कहें कि जी आप जो हैं वो सब गद्दार हो गए? ये बरखा दत्त साहिबा जो हैं जो ये वॉर में बड़ी ऊटपटांग सी खबरें भी शेयर कर रही थी, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ घर में वहाँ पे रायवंड में जाके स्पेशली इनकी मुलाकात हुई है। तो मतलब है कि आप क्या अब वो इंडियंस कहेंगे कि जो बरखा दत्त है वो गद्दार साबित हो गई है क्योंकि जी वो पाकिस्तान के जाके साबिक प्राइम मिनिस्टर से मिली है? तो ये किस किस्म की बात है? इंटरनेशनली आपके हर मुल्क में रवाबित भी होते हैं, आप अपीयर भी होते हैं, आप अपने वर्जन्स भी देते हैं। कभी कभी आपके वर्जन्स जो होते हैं वो जाहिर है उस पर आप अपनी कोई सिस्टम की खामियों की निशानदेही भी कर रहे होते हैं, कभी आप उसकी तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, तो जाहिर है वो आप एक बात कर रहे होते हैं। उस बंदे का जो वर्जन वो दे रहा है वो उसका जिम्मेदार तो वही होगा जो वहाँ बैठ के बोल रहा है। उसका जिम्मेदार शारेज कैसे हो गया? लेकिन अब बस कुछ भी हाँकना है क्योंकि किसी तरह साबित करना है कि भाई बंदा वो ठीक नहीं है, तो इसलिए जो है हम कुछ भी कह देंगे। मतलब है कि कुछ भी, ये वाली सूरत हाल है। तो ये इस किस्म के लोग जो हैं अल्लाह माफ़ करे अब हमें दस्तयाब है। अब इसके अलावा इनसे ज़्यादा इनके लेवल पर आके तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन मतलब है कि हम अंदाज़ा लगा लीजिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन सोशल मीडिया ने 2-4 मिनटों में सारा जो है वो कट्ठा चट्टा खोल दिया, बता दिया कि जी हकीकत क्या है इन वीडियोस की, इन इल्ज़ामात की और क्या कुछ हो रहा है। तो जाहिर है ये एक इतना बड़ा ब्लंडर है कि उसके ऊपर इंटरनेशनली रिएक्शन आ रहा है। आज जो एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया है उनकी तरफ से भी डिमांड की गई है कि ये जो इमरान खान के भांजों की गिरफ्तारी है ये किस कदर गैर इंसानी किस्म का मामला है और किस तरह इन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इमीडिएट उनके रिलीज़ की डिमांड की है। इसी तरह से जमाइमा गोल्ड स्मिथ की तरफ से भी आज ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी ये बताया है कि किस तरीके से जो उनके साहबजादे हैं उन बच्चों के कज़न्स यानी इमरान खान के जो भांजे हैं शारेज़ और शेर शाह, उनको जिस तरह से गिरफ़्तार किया गया और जिस तरीके से उनको रिमांड पे दे दिया गया है, उस सारे मामले को उन्होंने भी ट्वीट में लिखा। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि इसी तर्ज पर मेरे बेटों को भी धमकी दी गई थी कि अगर आप भी अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान आए तो आप लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये जो धमकी है एक दफ़ा फिर से जमाइमा गोल्ड स्मिथ साहिबा ने ट्विटर पे भी दिखा दिया। और आपको पता है जमाइमा जब ट्वीट करती हैं तो फिर उसका एक आपको नज़र आता है रिएक्शन भी के पीछे ढेर सारे रीट्वीट्स होते हैं और फिर पता लगता है सारी दुनिया को कि क्या गुल खिला रही है आपकी हुकूमत और किस कदर समझदार किस्म के ज़ीरक किस्म के दिमाग जो हैं वो इस वक्त इस मुल्क पर मुसल्लत हैं कि जिनको काम करते अकल ही नहीं रहती कि जनाब इस चीज़ का क्या हमें जो नतीजा है वो फेस करना पड़ेगा। तो अब इनके ऊपर अभी मज़ीद प्रेशर आएगा। आप देखिएगा इन लोगों से ये संभालना भी मुश्किल होगा और ये जल्द ही उनको रिहा करने पर मजबूर भी होंगे और साथ बेइज्जती जो है वो इनको एजाज़ी तौर पर बंडल्स की सूरत में मिलेगी। तो ये जो है वो इस वक्त की सूरत हाल है। बाकी आज राना सनाउल्लाह साहब की मैंने पहले भी जिक्र किया था पिछली वीडियो में। ये फरमाते हैं कि 9 मई का एक तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सही सज़ाएं मिल रही हैं, ठीक है, इन्होंने ये सब किया है। और दूसरा उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए कहा कि जनाब हम मुज़ाकरात के हवाले से हमें कहा जाता है कि आपको इजाज़त नहीं है, तो ना हम किसी को बाईपास करके मुज़ाकरात करेंगे और ना करने देंगे। अब ये दो बड़ी डुअल मीनिंग्स सी बातें हैं। जहाँ आप ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिए बगैर ये नहीं करेंगे कि सियासी जमातों से बात करें। और साथ ही वो ये वार्न भी कर रहे हैं कि हम किसी को भी नहीं करने देंगे। यानी अगर कोई ये सोचे कि जी मामलात जो है हम बाकी जमातों के साथ सीधे कर लें तो हम ऐसा भी नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो ये एक उन्होंने बहुत ही दबे लफ्ज़ों में वार्निंग सी दी है, एक ख़बरदार सा किया है। साथ में जो एक और उनका जुमला था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत जो है वो 27वीं तरमीम के लिए और नए सूबों के लिए बिल्कुल गैर संजीदा है।
यानी उन्होंने कहा है कि ये कहीं हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ना हम कोई 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं और ना ही हम कोई नए सूबे बनाने जा रहे हैं। तो इससे तो ये लग रहा है कि उनका यूं आके नवाज शरीफ साहब से एक दिन पहले मुलाकात होना, उसके बाद आके ये मीडिया पर स्टेटमेंट्स देना, इससे तो ये लग रहा है कि ये अपना जवाब बताया जा रहा है कि जी फ़िलहाल तो हम ये नहीं करने वाले। अब ये देखना होगा कि इसके ऊपर उधर से क्या जवाब आता है, क्योंकि जो इनका इस वक्त मकाम है, जो हैसियत है, उसमें PMLN तो इस पोजीशन में नहीं है कि ये नो कर सके, ना पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में, क्योंकि पोजीशन होने के लिए आपके पास अवामी ताकत, असली मैंडेट होना ज़रूरी है, जो कि इस वक्त इन दोनों जमातों के पास नहीं है। तो अब नो ये कर नहीं सकते, लेकिन नो करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा आप कह लें कि सर उठा रहे हैं कि अच्छा जी हमने नहीं ये करना। अब या तो ये होगा इसका नतीजा कि वो डंडे के ज़ोर से अगले करवा लेंगे, और या फिर ये होगा कि ये इसी तनख्वाह के ऊपर सर झुका के कहेंगे जी उस वक्त हम संजीदा नहीं थे, लेकिन अब हम कुछ मामलात के साथ, तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ये वसी तर मफाद में करने जा रहे हैं। तो ये दोनों सूरतों में से, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। तो देखते हैं अब इस मामले के ऊपर इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं होती। इसके साथ अतर मिनल्ला साहब आज एक तकरीब में मौजूद थे और मिसिंग पर्सनस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए, हुकूक की पामाली के ऊपर बात करते हुए काफ़ी वो दुखी नज़र आए। और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है इंसानी हुकूक के हवाले से, उन्होंने ख़ास तौर पर काजी साहब को याद किया और कहा कि उस वक्त के चीफ़ जस्टिस को मैंने बारहा इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि सबसे इम्पॉर्टेंट मामला जो है वो इंसानी हुकूक का है, इसके ऊपर तवज्जो की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया जा सका। और फिर उन्होंने ये बोला कि इस वक्त हमें ऐसे आज़ाद और बिल्कुल इंडिपेंडेंट बेखौफ किस्म के जजेस चाहिए जो कि अदलिया का मेयार ऊपर ला सकें और बिल्कुल बेखौफ होकर कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले कर सकें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो इस वक्त जजेस मौजूद हैं वो ऐसा नहीं कर रहे, इसीलिए ये बात उन्होंने की। दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमें शर्म आती है, ख़ास तौर पर किस तरफ रेफ़र करते हुए, जो बलूचिस्तान की ख़वातीन आई हुई हैं मिसिंग पर्सनस के अहले खाना, मेरा ख़्याल है 35-40 दिन होने वाले हैं उनको वहाँ पे इस्लामाबाद की एक सड़क के ऊपर बेचारे बैठे हुए हैं बग़ैर किसी साहिबान के, और ना उनसे कोई हुकूमती रुकन बात करता है आके, ना उनकी कोई बेचारों की कवरेज होती है, और वो बैठे हैं बस, बारिश में भी बैठे होते हैं, गर्मी में भी बैठे हुए हैं, तूफ़ान में भी बैठे होते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब उनका एहसास ज़रूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको देख के हमें शर्म आती है कि हमारी माएँ बहनें आके बैठी हुई हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। तो ये जो मिसिंग पर्सनस का मामला है इसको हल होना चाहिए। आमना मसूद जंजुआ साहिबा पास ही उनके खड़ी थी जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे, तो इस पे भी उन्होंने मतलब बात की। और फिर ओवरऑल जो उनकी ज़्यादा जो ज़ोर था वो इसी बात पे था कि अदलिया आज़ाद नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 ये कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त क्या मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी है, क्या मुल्क में कोई जमहूरियत आपको नज़र आ रही है क्या, ये तमाम सुलगते हुए सवाल उन्होंने उठाए। अब ये अलग बात है कि उन पर भी अलग से तनकीद होती है कि जनाब आप भी तो कहीं ना कहीं इन हालात तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि ये सिलसिला तो वहाँ से शुरू हुआ था ना जब ये नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने का मामला था। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी क्या गारंटी है कि नवाज शरीफ साहब की जान को कुछ हो नहीं जाएगा, बस फौरी भेजो, फौरी भेजो। और फिर उसके बाद रजीम चेंज वाली रात को भी अतर मिनल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने जिस तरह आधी रात को अदालत खोली इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जैसे कोई पिटिशन आ गई थी कि जी रोका जाए, इमरान खान कहीं बाजवा साहब को हटा ना दें ओहदे से, तो वो फ़ौरन रात को ही अदालत खोल के बैठ गए थे कि ऐसी कोई पिटिशन आए तो उसको एंटरटेन करें। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही थी। और उसके बाद भी जब इमरान खान साहब ने सूबों की असम्बलियाँ तहलील की, सूबों के इंतखाबात की बात हुई, वहाँ पे भी इन्होंने कोई ख़ास किरदार नहीं अदा किया कि इस तरफ जाते मामला। तो कई गलतियाँ हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की भी हैं, बहुत से और ऐसे जजेस आप कह सकते हैं कि जिन्होंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की या पसे पर्दा काजी फ़ायज़ ईसा साहब को सपोर्ट किया, और उसके बाद उसका खमियाजा ना इनके सिर्फ ये कि इन जजेस ने खुद भुगता, बल्कि उसके बाद पूरे मुल्क ने भुगता, पूरी अदलिया ने भुगता और पूरे मुल्क ने भुगता। तो वो आज तक हम भुगत रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर चल सो चल काजी साहब के आने के बाद तो फिर कोई मतलब है कि लिमिट ही नहीं ना रही, फिर उन्होंने तो हद ही मुका दिया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो जो हैं अब तो यहाँ पे है नहीं, पता नहीं किधर अपने आखिरी अय्याम गुजार रहे होंगे। लेकिन बहरहाल अतर मिनल्ला साहब फिर भी इस बात का एहसास रखते हैं, अभी भी कुछ जजेस मौजूद हैं, बेशक उन्होंने माजी में कुछ
ना उस वक्त सही इदराक किया हो हालात का, लेकिन अब कम अज़ कम वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि क्या उनके अदारे के साथ हुआ है, क्या उनके साथ हुआ है और क्या पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ है। आखिर में जी मुराद सईद साहब का पैगाम जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है सोहराब कोट कराची में, उन्होंने कहा है कि जी हम अमन जिरगा करेंगे। अब इस बात की भी वैसे समझ नहीं आ रही कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो कराची में उसका अमन जिरगे से क्या ताल्लुक है। बहरहाल सोहराब गोट में वो कर रहे हैं, है तो ज़रा पख्तून आबादी वाला इलाका है, लेकिन इससे पहले वो 2-3 ट्वीट्स में कुछ और लाहेअमल दे रहे थे। वो तो कुछ बता रहे थे कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करना है, कुछ वो बता रहे थे कि जरगों के ज़रिए कुछ लाहेअमल तय हो गया है और उसके ऊपर जो अमल दरामद होगा। लेकिन अब यकसर ही वो एक डिफरेंट बात करने के लिए वीडियो पैगाम के साथ आए कि जी कराची में जाके अमन जिरगा करना है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं पता उनके माइंड में क्या है। लेकिन बहरहाल ये उनका पैगाम था सबको शिरकत के लिए भी, और उसके साथ साथ उन्होंने बाकी जो मामलात हैं उसके ऊपर भी ज़ाहिर है वही गुफ्तगू की जो बाकी इस वक्त तमाम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह से जो जुल्म जबर वगैरह हो रहा है उस हवाले से। तो आज काफ़ी दिनों बाद उनका वीडियो पैगाम आया है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी इस मौके पर कि पहले मुराद सईद साहब का जो वीडियो पैगाम आना या उनका इवन एक ट्वीट आना, उसकी जो एक रिस्पेक्ट मिलती थी, जो उसका एक इम्पैक्ट होता था और जो कारकुन उसको जिस तरीके से ओन करते थे, मुझे अब महसूस होता है कि जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर खो रहा है। लेकिन क्योंकि लोग जो है हमेशा याद रखिए कि मैं ये नहीं कहती कि वो आए सामने, बिल्कुल उनकी जान को ख़तरा होगा तो ठीक है वो महफूज रहें, लेकिन ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि लोग हमेशा डूअर को रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप मुश्किल हालात में होते हैं तो उस वक्त आकर जो शख्स परफॉर्म करता है या फ्रंट से लीड करता है या आवाम को कोई रोशनी रास्ता राह दिखाता है, हमेशा उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, याद भी रखते हैं, उसका किरदार भी याद रहता है और वही तारीख़ में हीरो के तौर पर अमर भी होता है, वही लीडर कहलाता है। लेकिन अब अगर हम कहीं ये समझें कि जनाब उस वक्त जब ज़रूरत हो, जब सबसे मुश्किल तरीन वक्त चल रहा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ ट्वीट्स तक आप महदूद हैं, तो वहाँ पे अब वो इम्पैक्ट जो है वो ट्वीट्स का नहीं आता। शुरू शुरू में लोग वैसे इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते थे कि सोशल मीडिया पे कौन आवाज़ उठा रहा है। अब चूँकि उसके बाद उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता तो फिर लोग पैनिक हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इन ट्वीट्स से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, अब इससे आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो जितनी लड़ाई लड़ी जा सकती थी लड़ी गई है। वो तो और भी बाहर बैठे लोग जो हैं, जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, वो भी बेचारे अपने जोगी लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी जिस हद तक बात कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से क्या मतलूबा नताइज मिल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तहरीक चल रही है, एक बयानिया चल रहा है, एक मुश्किल में तो डाला हुआ है इस पूरे रजीम को। ऐसा नहीं है कि सब आसान है, लेकिन जो फौरी मतलूबा नताइज इधर चाहिए कि जी इमरान खान को बाहर निकालना है, मुल्क में आइन और कानून की कोई बहाली करनी है, या कोई जो इस वक्त PTI के मंशूर का हिस्सा हो सकता है उस पर क्या कोई अचीवमेंट हो रही है, उसमें तो अचीवमेंट तो दूर की बात है, उससे तो वो थोड़ा पीछे जा रहे हैं क्योंकि वो तो मुश्किलात में इजाफा नज़र आ रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये अपनी जगह मौजूद है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।